छठा पॉइंट, स्टार्ट में और एंड में यानी इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में आप लोगों ने कटिंग नहीं करनी। और ये कैसे आपकी जान छूटेगी इससे, कटिंग से? जब आप रफ इंट्रोडक्शन लिखोगे। और मैं तो बच्चों को स्टिमुलेट करता होता हूं कि रफ कंक्लूजन भी लिख लो पहले। देखने में शायद ये नामुनासिब बात है, सुनने में नामुनासिब बात है, लेकिन देखो बेटे, इसका फायदा ये होता है कि अगर आप एक रफ इंट्रोडक्शन लिख लेते हो पहले, रफ वर्क कर लेते हो, एक रफ आउटलाइन बना लेते हो पहले, आपके पास पूरा 1 घंटा मौजूद है होमवर्क करने के लिए। और ये मैंने प्रूव किया है आप लोगों के सामने कि 2 घंटे में आप 2400 वर्ड्स लिख सकते हो अगर धीरे धीरे भी लिखो तो वर्ड काउंट शुड नॉट बी योर कंसर्न। वो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जब आप एक पेज कंप्लीट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे 100 से 120 वर्ड्स हैं। फिर आपको यह भी पता होगा कि मैं अगर स्लोएस्ट भी लिखूं, अगर मैं स्लोएस्ट राइटर भी हूं, तो फिर भी मैं 2 घंटे में 2400 वर्ड्स लिख सकता हूं। तो लिहाजा जितना अच्छा रफ वर्क करोगे उतना ही अच्छा। देखो, रफ वर्क का फायदा क्या होता है? आपने एक रफ इंट्रोडक्शन लिख लिया, उसके अंदर हो सकता है ग्रामर की मिस्टेक आ रही हो सकता है कोई स्पेलिंग की मिस्टेक आ रही हो। अच्छा, ये हो सकता है कि आपने सब ठीक लिखा हो लेकिन आप कहो यार नहीं, इस लाइन को अगर मैं पहले ले आऊं तो बेहतर है, या इस लाइन के थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दूं तो बेहतर है, कुछ वर्ड चेंज करने का दिल करता है। तो पहले अपना लिखा हुआ खुद देखो, सेल्फ एग्जामिनर बनो, सेल्फ एग्जामिन करो। इससे आपकी जान छुट जाएगी, स्टार्ट और एंड में आप कटिंग नहीं करोगे। अगली बात यह है कि बुलेट्स, नंबरिंग, मैप्स, डायग्राम्स, ये सीएसएस इंग्लिश ऐसे के अंदर नहीं लिखी जाती। अपने बाकी जो पेपर है ना, ये जो करंट अफेयर, पाक अफेयर वगैरह वगैरह हैं, दूसरे क्या नाम है, ऑप्शनल के पेपर हैं, उसमें तुम बुलेट्स, नंबरिंग, डायग्राम्स वगैरह अपनी जो शौक है वो पूरे पूरे करना, उसमें बनाना शक्लें शुक्लें जो बनानी है। ऐसे के आदाब नहीं है ये। और आठवीं बात है कि पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग नहीं देने आप। हेडिंग आपने इकट्ठे करके आउटलाइन में लिख दी हैं सारे। आउटलाइन असल में हेडिंग्स ही होती है जो हर पैराग्राफ के ऊपर आती है। तो हम करते क्या? आउटलाइन लिखने का मतलब ही होता है कि आपने पैराग्राफ के जो ऊपर हेडिंग लिखनी थी वो आपने उठाई और उनको इकट्ठा कर दिया, जिसको आप आउटलाइन कहते हो। तो ये बेटे 8 टैबूज हैं कि जो मैंने आपको बताए हैं, ये 8 ममनुआत हैं। अच्छा, अब ऐसे में हेडिंग होती कितनी? ऐसे में 3 हेडिंग्स होती हैं बस। सबसे पहले लिखते हो आप टॉपिक, और टॉपिक जो भी उसने स्टेटमेंट दी होती है वो लिखते हो, पहली हेडिंग ये हो गई। फिर लिखते हो आउटलाइन। आउटलाइन के बाद अपनी आउटलाइन 1 2 3 4 करके बनाना शुरू कर देते हो, जहां आपकी आउटलाइन खत्म होती है उसके बाद अब तीसरा हेडिंग देते हो ऐसे, और ऐसे के बाद ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हो। 2 2 दफा टॉपिक नहीं लिखा करते। तो एक ऐसे में, वो सीएसएस का हो या पीएमएस का हो, उसमें ये 3 ही हेडिंग्स होती हैं बस। पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग नहीं देनी। अच्छा, मिस्टेक्स को कैसे कट करना है? यूं, सिंगल लाइन से। मिस्टेक के ऊपर भी ये गुचू मुचू करके उसको बिल्कुल गंदा करके उसे क्रॉस नहीं मारने। देयर आर ऑल्सो, ऑल्सो अब 2 दफा लिखा गया मुझसे, तो एक ऑल्सो को मैंने सिंगल लाइन से या डबल लाइन से, डबल पैरेलल लाइन के साथ कट करें, ग्रेसफुली कटिंग किया करें। अच्छा, हाउ टू इंसर्ट वर्ड्स, वर्ड्स इन अ लाइन। कोई लफ्ज अगर भूल गए हो तो आपने कैसे इंसर्ट करना है? इसके थ्रू, ये यूं लगाकर, जो आपकी मेन स्क्रिप्ट जो चल रहा है, जो लाइन के ऊपर आप लिख रहे हो, उसके ऊपर आप वो वर्ड लिखो और फिर यूं बीच में ये इंसर्शन का साइन दे दो। न्यू पैराग्राफ कहां से स्टार्ट करना है आपने? मिडल से। ये देखो, मिडल ऑफ द पेज, यहां से। सिंगल टैब, डबल टैब, ट्रिपल टैब वगैरह नहीं होता है इसमें। मिडल से स्टार्ट करने का फायदा ये होगा कि आपकी हैंड राइटिंग छोटी है, मीडियम है या ह्यूज साइज की है, उसे फर्क नहीं पड़ेगा।
यानी उस आपके एग्जामिनर को एक पैराग्राफ शुरू होता हुआ नजर आना चाहिए, बस। और जब आप मिडल ऑफ द पेज से शुरू करोगे नया पैराग्राफ, तो उसको, जब आप मिडल ऑफ द पेज से पैराग्राफ को स्टार्ट करोगे, तो आपके एग्जामिनर को समझ आ जाएगी कि यहां से पैराग्राफ नजर आ जाएगा कि ये पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है नया। ये हो गई पहली बात। अब बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर, पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ द पैराग्राफ। हर नया पेज, हर पेज पे एक पैराग्राफ स्टार्ट होता हुआ नजर आना चाहिए, बस। ये देखें, हाँ, ये 3 पेजेस मैंने बनाए हैं। पहले पेज पे देखो, मिड, फिर बिगनिंग, फिर एंड। तो एवरी पेज ऑफ योर्स शुड विटनेस द कमेंसमेंट ऑफ द न्यू पैराग्राफ। चैलेंज हमारा क्या था कि पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए। उसका जवाब मैंने ये दिया है कि जितनी भी लेंथ होनी चाहिए, आपका पूरा पेज बगैर पैराग्राफ के नजर ना आए, उसमें एक पैराग्राफ नया स्टार्ट होता हुआ नजर आना चाहिए। वो पैराग्राफ मिड से स्टार्ट हो रहा हो, वो टॉप से स्टार्ट हो रहा हो, या बॉटम से स्टार्ट हो रहा, वैरायटी आती है, ब्रेक मिलती है, पढ़ने वाला सांस लेता है वहां। पैराग्राफ लिखने की रीजंस में से एक रीजन ये भी है कि पढ़ने वाला थोड़ा सांस ले ले। अच्छा, अगली बात, मार्जिन्स जो हैं आपने वो लेफ्ट का ख्याल रखना है। राइट अगर ऊपर नीचे दाएं दाएं बाएं छोटे बड़े होते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट अलाइनमेंट को माइंड में रखना। कुछ बच्चे यूं करते हैं कि राइट को भी अपने माइंड में रखते हैं और लफ्ज तोड़ देते हैं। खैर, उसके मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वर्ड्स को ब्रेक ना किया जाए तो बेहतर है। तो आपकी ये जो लेफ्ट साइड है, इस साइड पे अगर आप अपना मार्जिन फोकस कर लो तो काफी है। देखो बेटे, ऐसा होता है आपका पेज। तो एक तरफ हाशिया लगा होता है। बाज बच्चे ये करते हैं कि फिर दो तरफ हाशिया लगा लेते हैं। ठीक है। तो आपने फिर वही बात मैं आपको बताऊं जो मैंने गुजारिश की है, वो क्या, कि आपने लेफ्ट अलाइनमेंट को, लेफ्ट मार्जिन को जहन में रखना है। राइट पे लाइंस छोटी बड़ी हो सकती हैं। ये इमेज फिर देख लो। अगली बात, अब आपने कोटेशंस देनी है तो उसके मार्जिन्स क्या होते हैं। अच्छा, और साइटेशन भी साथ देनी है। देखो जी, ये 2024 का एक ऐसे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोलन द डेप्थ ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें चंद एक लाइंस लिखी मैंने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ओपन्ड न्यू चैप्टर्स ऑफ क्रिएटिविटी। इट राइट्स स्टोरीज, कंपोज म्यूजिक and stimulates newness in science and technology. It suggests, opines, advises, analyzes, and evaluates, full stop. These merits enhance the possibilities of creativity. टॉपिक में शिद्दत थी। टॉपिक कह रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तख्लीकियत की मौत है। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने दूसरा एस्पेक्ट भी बताया। ऑन द अदर हैंड, इफ क्रिएटर्स रिलाई होली एंड सोलली ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द फियर ऑफ किलिंग जेन्युइन ह्यूमन क्रिएटिविटी इज नॉट बेसलेस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्रिएटिविटी के चैनल्स खोले हैं, लेकिन अगर क्रिएटिव आर्टिस्ट होली सोलली इसी के ऊपर बिलीव करना शुरू कर देते हैं, तो फिर ह्यूमन क्रिएटिविटी तो मर गई ना। तो यानी ये मेरा पहला पैराग्राफ है। बाद में मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किस तरह क्रिएटिविटी को एनहांस किया है, कैसे मदद की है क्रिएटिव आर्टिस्ट्स की, कैसे खुद चीजें क्रिएट की हैं। और फिर मैं रिबटल भी करूंगा कि किस तरह फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्लेजरिज्म के लिए यूज किया गया है, किस तरह फेक नज़में लिखी गई हैं, फेक ऐसे स्टोरीज बुक्स छापी गई हैं। तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसानी जहन को जंग लगेगा और उसकी मौत वाकई हो जाएगी। जिस तरह हमारा मैथ पुअर हो गया हुआ है, हमारा मैथ कैलकुलेटर ने पुअर किया है ना। तो हुजूर,
जिस तरह कैलकुलेटर ने हमसे हमारी कैलकुलेशन छीन ली है, और हम छोटी सी भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते खुद, और मोबाइल खोल के कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे व्हेन यू रिलाई ब्लाइंडली, इट मीन्स दैट ह्यूमन माइंड विल रस्ट, ह्यूमन माइंड विल रस्ट। तो ये मेरा स्टांस है। अच्छा, अब मैंने कोटेशन देनी है बीच में, यूं दूंगा जी मैं। लेफ्ट अलाइनमेंट मैंने यहां से रखी, और कोटेशन की जो अलाइनमेंट है वो आपने उसके बीच में रखी। लाइन एक ऊपर नीचे छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, लेकिन मैं इसको इसकी फेवर नहीं करता, क्योंकि आपने इसके मार्जिन ही नैरो रखे हुए हैं, तो वो उसको नजर आएगी। अब कोटेशन मैंने बीच में क्या लिखी, सक्सेस इन क्रिएटिंग एआई वुड बी द बिगेस्ट इवेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री, ये स्टीफन हॉकिंग ने बोला था, और ब्रैकेट में मैंने स्टीफन हॉकिंग लिख दिया। तो जब आपका पैराग्राफ चल रहा हो, या पैराग्राफ के मिड में, या पैराग्राफ की बिगिनिंग में आपके कोटेशन देते हो, तो उसकी ये मार्जिन होने चाहिए बेटे। अच्छा, अगला पॉइंट है, डोंट लीव एनी डेटा एयरलेस। किसी भी डेटा को लावारिस मत छोड़िए। जब आप कोई कोटेशन लिखते हो ना, तो आपने जिस जर्नल से, जिस बंदे की, जिस बुक से वो कोटेशन ली है, उसका नाम लिख लो। ये मैं कोई इस वक्त आपको एमएलए या एपीए शिकागो फॉर्मेट वगैरह नहीं बता रहा, मैं तो बड़ी सादा सी बात बता रहा हूं कि भाई जिस बंदे ने बात की है उसका नाम लिखो। ये ना कहो कि आ ग्रेट फिलोसोफर सेज दैट। तो आप यहां ब्रैकेट में स्टीफन हॉकिंग लिख सकते हो, या यहीं पर ये एंड में नहीं लिखना तो इधर लिख दो, इट सजेस्ट्स, ओपाइंस, एडवाइजेस, एनालाइजेस एंड इवेल्युएट्स, स्टीफन हॉकिंग सेज, और वो कह के और बाद में आप ये कोटेशन लिख दो। तो ये है कोटेशन लिखने का तरीका। आगे आ रहा है वेयर टू राइट द टॉपिक, ये अब हम करेंगे कल।